अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रीप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग में अब प्लेऑफ का मरहला जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, जो टीमों की रेस है वो बड़ी शदीद हो गई है। और अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं, पहली टीम बनी है जो PSL 6 में जिन्होंने ऑफिशियली अब प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब 3 स्लॉट्स बचे हैं और 5 टीमें हैं, और 5 में से जो एक कोयटा ग्लेडिएटर्स है उनको आज मैच खेलना है मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, कुछ देर पहले कोयटा ग्लेडिएटर्स ने इस बात की तस्दीक की कि फाफ डु प्लेसी ना सिर्फ आज के मैच से रूल्ड आउट हो गए हैं, बल्कि वो टूर्नामेंट के रिमेनिंग मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे और आज रात ही वो वापस जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले से पिछला जो मैच था कोयटा का, उनका एक बड़ा नास्टी कोलिजन हुआ था एक बॉलर के साथ, और वहाँ उन्हें चोट लगी थी, जिसके बाद कुछ कंकशन का प्रॉब्लम भी था। कुछ उन्होंने बताया कि मेमोरी लॉस जैसा एक बड़ा सिग्निफिकेंट उन्होंने वर्ड यूज़ किया, वो भी उनको जो है वो सफ़र करना पड़ा। तो नाउ ही इज़ गोइंग बैक टू साउथ अफ्रीका। तो कोयटा के लिए एक और बड़ा धचका, जो कि आंद्रे रसल पहले ही जो है वो वापस जा चुके हैं, मैच भी सिर्फ एक खेले थे। इस मैच पे बात करेंगे, कल के मैच पे भी बात करेंगे, और उसके साथ साथ बड़े स्पेशल गेस्ट हमें पुराना मैच ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रीप्ले हेडलाइन। तो जनाब, यूरो कप के मैचेस भी ज़बरदस्त अंदाज में जारी हैं। कर वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस का बड़ा अच्छा आगाज़ आपने हेडलाइन में ये न्यूज़ भी देखी। और अब बात करते हैं जनाब, कल जो मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का, उस पर भी बात करेंगे। कोयटा और मुल्तान का जो अहम मैच होना है उस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें लाहौर में हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबू बकर बिलाल, उन्होंने पुरान में खुशामदीद कहते हैं। और अबू बकर, सबसे पहले तो आई थिंक कल के मैच की अगर बात करें तो कराची टूर्नामेंट के टॉप टीम की सूरत में इस फेज से उनका आगाज़ हुआ था, डिफेंडिंग चैंपियन भी थे, बट बिल्कुल ही सूरत हाल तब्दील होगी। आपको क्या लगता है कराची की क्या प्रॉब्लम है? चूँकि उनके पास तो कोई ज़्यादा इंजरी का प्रॉब्लम नहीं हुआ कोयटा की तरह, या कोई बड़ा प्रेल भी रूल्ड आउट नहीं हुआ। मोहम्मद नबी को ज़रूर मिस कर रहे हैं, बट लगता है कि कोई ना कोई कॉम्बिनेशन नहीं सेट हो पा रहा। हालांकि जब पाकिस्तान से टीमें आ रही थी यूं तो उस वक्त कराची फेवरेट था। बिल्कुल ऐसे ही है गफार, उस वक्त बिल्कुल कराची फेवरेट था, लेकिन कराची का जो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो उनकी बैटिंग लाइन का प्रॉब्लम चल रहा है। साथ साथ बॉलिंग की भी प्रॉब्लम हमें दिखाई ज़रूर दी, बॉलर्स उस तरह कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन बाबर आजम जिस मैच में जल्दी आउट हो जाए, जैसा गुज़िश्ता मैच की अगर बात करें तो बाबर आजम 0 पे आउट हुए, जिसके बाद तो ऐसा लगा कि शायद कराची किंग्स की टीम जो है वो संभल ही नहीं पाई। बहुत जल्दी कर रहे थे शजील खान, हालांकि 2 और 3 आउट हो गए थे, गप्टिल आउट हो गए थे, शेडविक वॉल्टन उनके जल्दी आउट हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक रेस के ऊपर जो उन्होंने अपना पैर दबाया हुआ था शजील खान ने, वो उसी तरह जारी रखा। बिल्कुल समझदारी वाली क्रिकेट दिखाई नहीं दी शजील की तरफ से, अटैक जरूर करना चाह रहे थे, लेकिन 3 विकेटें गिरने के बाद तो एक सजेशन है मेरे पास कराची किंग्स के लिए, पूछे क्या? जी बताइएगा। मेरे ख्याल में उनको पाकिस्तान टीम की तरह मोहम्मद रिजवान को टीम में रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में भी जब रिजवान और बाबर आउट होते हैं तो फिर मसला होता है। तो मुझे कराची का ये मसला दिखाई दे रहा है। आई थिंक ऑन सीरियस नोट, बाबर एंड कराची किंग्स, आई थिंक दे डेफिनेटली नीड सम सपोर्ट फ्रॉम द टॉप ऑर्डर। जब तक गुप्तिल और शर्जील नहीं चलेंगे, हर मैच में बाबर स्कोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही देखें ना, गुप्टिल ने अभी तक परफॉर्म किया। शायद मुझे लगता है कि यूए की कंडीशंस समझने में नाकाम हो रहे हैं। गुप्टिल स्लो पेस के साथ बॉल आ रही है, उसको समझने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ शेडविक वॉल्टन जो कि काफ़ी अरसे से कराची किंग के साथ है, इवन के कराची किंग ने जब मोहम्मद रिजवान को भी अपने साथ रखा हुआ था तब भी शेडविक वॉल्टन को ही प्रायोरिटी पर खिलाया जा रहा था, जिसकी वजह से सख्त नाराज़ भी हुए चौथे सीज़न के एंड पे मोहम्मद रिजवान। और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि नहीं, अब मैं मज़ीद कराची से नहीं खेलना चाहता, तो उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज भी चेंज की। लेकिन शेडविक वॉल्टन पे जिन्होंने काफ़ी अरसे से कराची किंग जिन पे निसार कर रही है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, उनको अपनी टीम में रखा हुआ है, वो अभी तक मेरे ख्याल से मुकम्मल तौर पर फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं। और कराची किंग्स के लिए अब बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। जिस तरीके से इस वक्त उनकी टीम नीचे आई है, 8 मैच खेल के 3 जीते हुए हैं, 5 हार गए हैं, सिर्फ 2 मैच उनके बकाए हैं। तो ये तो अब बिल्कुल जो कोयटा ग्लेडिएटर की पोजीशन थी वही पोजीशन अब कराची किंग्स की भी दिखाई दे रही है। तो जो बॉटम की 3 टीमें हैं, मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स, इनके दरमियान अब मैं समझता हूँ कि एक ज़बरदस्त किस्म की बैटल देखने में नजर आएगी, कौन सी टीम ऊपर टॉप 4 में जगह बनाती है। बिल्कुल, और इन्हीं तीनों में से जो 1-2 टीमें यानी कि कोयटा और मुल्तान, उनका मैच आज होगा। और कोयटा की तो अपडेट आपको दे दी, कराची किंग्स की भी जनाब अपडेट है, और उनके मैनेजर्स ने आज कंफर्म किया कि बाबर आजम को जो कल इंजरी हुई थी वहाब रियाज की यॉर्कर से, वो इतनी सीरियस नहीं है, स्कैन्स क्लियर हैं। तो आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग कि कल जो लाहौर के साथ एक कराची का बड़ा दिलचस्प मैच है होना है, जिसके ऊपर टूर्नामेंट के प्लेऑफ का बड़ा इन्हिसार है। तो आई होप कि बाबर कल खेल रहे होंगे। लेकिन कल के जो पेशावर और कराची का जनाब मैच था, इसमें हज़रतुल्लाह ज़दई ने आके जो है वो खूब धूम मचाई, 17 बॉलों पे 50 बनाई, बहुत छक्के लगे। लेकिन पहले आपको हम सेगमेंट पहले आपको दिखा देते हैं हम, टैंक बाउंड्रीज, जिसके अंदर धुआंधार बाउंड्री साहब जाके देखिए।
तो जनाब जब क्रिकेट की बात होती है तो दागों के चैंपियन मोमेंट्स का जिक्र तो आ ही जाता है, चाहे रनआउट्स के लिए डाइज हो, कैच मारने के लिए जो है खूब स्लाइड्स मारी जा रही हो। तो कल के मैच के जनाब ऐसे ही जो सेगमेंट थे आपको दिखाते हैं सर्फ एक्सेल दागों के चैंपियन मोमेंट्स में। तो जनाब कल जो 2 मैचेस खेले गए उनमें ऑब्वियसली कोयटा और लाहौर का मैच बड़ा सनसनीखेज था। अबू बकर भी लाहौर में बैठे हैं तो मैं ज़रूर अबू बकर को थोड़ा तंग भी करूंगा, क्योंकि लाहौर की टीम अचानक ऊपर जाते जाते नीचे आई थी। लेकिन पहले आपको जनाब पैकेज दिखाते हैं, कल का बड़ा सनसनीखेज मैच हुआ। कोयटा की टीम लग रहा था कि मैच नहीं जीत पाएगी, फिर लाहौर ने जो है वो थोड़ा डोमिनेट किया, फिर बैटिंग में तो बिल्कुल ही जो है वो लाहौर फ्लैट हो गया। तो इस मैच की पहले आपको झलकियाँ दिखाते हैं, फिर आके अबू बकर से बात करते हैं। तो जनाब लाहौर जीतते जीतते हारना शुरू हो गई है और कोयटा की टीम हारते हारते बिलाखिर कल का मैच जीती। तो प्रॉब्लम अब ये है अबू बकर के, अगर आप टूर्नामेंट के सही वक्त पे पीक करें तो वही ज़बरदस्त चीज़ होती है, और टूर्नामेंट के सही वक्त पर अगर आप पीक ना करें, जो कि लाहौर के साथ हो रहा है, तो ये सूरत बड़ी ख़राब भी हो सकती है। आप ही क्या एनालिसिस है? लाहौर की टीम में बज़ाहिर कोई मसला नहीं है, फ़खर की फॉर्म नहीं लगी हुई, हफीज़ की फॉर्म नहीं लगी हुई, बेन डंक अचानक से जो है वो बड़े स्कोर नहीं कर रहे, तो मसला फॉर्म का है, कॉम्बिनेशन का नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, मसला फॉर्म का ही है इस वक्त लाहौर के अंदर के साथ। सुहेल अख्तर के ऊपर जो कप्तान है उनके ओपनिंग पोजीशन पर आ रहे हैं और उनके ऊपर में अब तो ऐसा लग रहा है कि लाहौर की टीम जो है वो स्टैंड करना शुरू हो गई है कि सुहेल अख्तर परफॉर्म करेंगे तो टीम एक अच्छा टोटल बनाएगी। पिछले मैच में देखा सुहेल अख्तर जल्दी आउट हुए, टीम का भी कोलैप्स जो है वो जल्दी शुरू हो गया। फ़खर ज़मान से जो तवक्कुआत हैं उस तरह वो भी पूरा नहीं उतर पा रहे, और सबसे ज़्यादा कंसर्न जिस चीज़ पर है वो मोहम्मद हफीज़ की फॉर्म के ऊपर है, क्योंकि लाहौर के अंदर का जो अगर पहला लेग देखें जो कराची के अंदर हुआ, हफीज़ ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और लाहौर के अंदर भी हमें ऊपर टॉप पे दिखाई दी, लेकिन हफीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसके साथ साथ बेन डंक जो कि उनके मिडिल ऑर्डर के बहुत ही अहम प्लेयर हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो जो लाहौर की रेस थी वो टॉप 2 पोजीशन की रेस थी, और अब इस वक्त लाहौर के अंदर पहली दफ़ा हुआ है कि तीसरे पोजीशन पर आ गई है। दूसरे लेग के अंदर हम देख रहे हैं पॉइंट टेबल के ऊपर, तो अब तीसरे लेग से अब इन्होंने तीसरे पोजीशन से पहली टॉप 2 पोजीशन में कैसे जाना है, तो उसके लिए उनको दोनों मैचेस जीतने बहुत ज़रूरी हैं। एक मैच उन्होंने कराची किंग्स के साथ खेलना है, दूसरा मैच उन्होंने मुल्तान सुल्तान के साथ खेलना है। आया कि बज़ाहिर तो ज़रूर दिखाई देता है कि लाहौर के अंदर टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब हो सकती है, लेकिन टॉप 2 में जगह बनाने के लिए अब उनको बहुत मेहनत दरकार है। और जिस तरह की गफ़ार बॉलिंग लाइन है, मेरे नज़दीक PSL सीज़न 6 की सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइन जो है वो शायद लाहौर कलंदर के पास मौजूद है। राशिद खान है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, और जिस तरीके से जेम्स फॉल्कनर उनकी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत प्लस पॉइंट है। बिल्कुल बॉलिंग बहुत तगड़ी है, लेकिन बैटिंग को थोड़ा फायर करना पड़ेगा। कल भी हमने देखा जो कोलैप्स था उसकी वजह से मैच आ रहे। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आके जनाब कल के मैच में जो लाहौर कोयटा के मैच में जीत और लाहौर और हार के कतई नज़र जो एक शाहीन और सरफराज का मामला हुआ उसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है। इसके ऊपर अपने एक्सपर्ट से ही बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, और हम बात करें जनाब लाहौर और कोयटा के दरमियान जो कल मैच खेला गया था। उस मैच में कामयाबी तो कोयटा ने हासिल की, लेकिन उस मैच में जो गर्मा गर्मी हुई, कुछ लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कुछ के ख्याल में ये नहीं होना चाहिए था, कुछ सरफराज की हिमायत में है, कुछ लोग शाहीन की हिमायत में। लेकिन हुआ क्या था, पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। तो आपने देखा कि मिक्स ओपिनियन है। अबू बकर तो कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे मेरा भी अपना ज़ाती ख्याल है कि क्रिकेट में ऐसा कुछ हो तो थोड़ा मज़ा आता है, लेकिन पहले आमिर इफ्तिखार का हुआ, कल शाहीन, और ऑब्वियसली जो सरफराज का मामला था। अब सूरत हाल जो कैमरे से दिखाई दे रही है, अगर हम दोबारा उसको दिखा भी दें कैमरे के ऊपर, तो लगता है ये कि बज़ाहिर जो बाउंसर लगने के बाद सरफराज ने शाहीन को जाते हुए कुछ कहा, फिर और शाहीन को बहुत ही बुरा लगा कि उन्होंने फिर बाकायदा जवाब देने के लिए वो आगे बढ़े, और फिर बाद जो है वो बहरहाल हफीज़, सुहेल अख्तर और अलीम डार को संभालनी पड़ी। अबू बकर आप ही क्या राय है? देखिए गफ़ार, जो चीज़ बज़ाहिर तौर पर दिखाई दी उसके अंदर मुझे नहीं लगता था कि शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया इस तरह करना चाहिए था। अगर कोई मामूली बात बैट्समैन ने कर भी दी, हालांकि बॉलर 6 बॉल करने के बाद बैट्समैन की आंखों में आंखें डालते हैं हर बॉल के बाद, और कुछ ना कुछ जुमले भी जो हैं वो भी कस देते हैं। लेकिन अगर बैट्समैन ने बाउंसर खाने के बाद कोई हल्की फुल्की अगर मान भी लें कि सरफराज ने कोई पहले बात की भी है, तो जिस तरीके से रिएक्ट किया शाहीन शाह अफरीदी ने, वो मेरे नज़दीक जो है वो शायद थोड़ा गलत है। यंग ज़रूर हैं, अग्रेसिव भी हैं, बॉलर को अग्रेसिव होना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा तहम्मुल मजाजी भी जो है मेरे नज़दीक शाहीन शाह अफरीदी को लानी होगी। सीनियर्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो मेरे नज़दीक क्रिकेट इनकी और आगे जाएगी। अच्छा, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट, पहले आपसे मज़ीद बात करूँ, उसकी अपडेट ये भी कल हमारे पास सामने आई कल मैच के बाद कि मैच रेफरी को
कोयटा ग्लेडियर्स की जानिब से कंप्लेंट की गई, फिर शाहीन को बुलाकर थोड़ा सा उनको काम डाउन होने का कहा गया, तो कोई एक्शन तो नहीं लिया गया। और लेकिन वो बगैर एक चीज़ ये भी है ना कि देखिए फास्ट बॉलर्स चाहे पाकिस्तान के हों, ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको पता है वो तो बड़े बड़े मतलब मैकग्रा और ब्रायन लारा जैसे बड़े वर्ल्ड क्लास जो राइवल्स थे उनके दरमियान भी स्लेजिंग हुआ करती, तो इस पार्ट ऑफ द गेम नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग इसको एंजॉय भी करते हैं। अगर आपको याद हो वहाब रियाज शेन वॉटसन का जो मुकाबला था उसमें भी एक बड़ा एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट रहा और आज तक वो फुटेज चलाई जाती है, तो गेम के लिए भी अच्छा है। कुछ ऐसा नहीं है कि ठीक है, मैं बिल्कुल इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ कि कुछ फिजिकल खुदा ना खास्ता कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, बट आई थिंक कभी कभी चलता है अबूबकर। बिल्कुल, देखिए पार्ट ऑफ द गेम है, बिल्कुल आपने सही एग्जांपल्स भी बिल्कुल सही दी और आपने बिल्कुल सही कोट किया, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। बट थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को रिएक्शन जो था उनका वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्शन उन्होंने शो किया है। वापस आए, हाथ उनकी तरफ कर रहे थे, उंगलियों के इशारे उनकी तरफ किए, बहुत ज़्यादा उन्होंने बात भी वहाँ पर करने की कोशिश की। हालांकि वहाँ पर लीम डार ने भी उनको काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की। सुहेल अख्तर लाहौर के अंदर एक कप्तान वहाँ पर आए, इवन मोहम्मद हफीज़ भी वहाँ पर, उनको भी बीच में कूदना पड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ क्रिकेट के लिए ख़ासतौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कुछ ज़्यादा कुछ शाइन चीज़ नहीं थी। ज़रूर स्लेजिंग ज़रूर होती है, लेकिन मैं समझता हूँ लिमिट में होनी चाहिए। पहले हमने एक वाक़या देखा इफ्तिखार और आमिर के दरमियान, ठीक है हो गया, लेकिन बाद में अच्छे तरीके से शेक हैंड्स भी हुए, टीम रोप्स के बाहर गई तो वहाँ पर ही मुलाकात हुई। लेकिन ये मामला रोप के बाहर जाके भी हमें गर्मा गर्म ही दिखाई दिया, जहाँ पर कुछ मीडिया चैनल्स ने रिपोर्ट किया कि सरफराज अहमद ने शाहीन को कहा कि आपने क्यों उनको बाउंसर मारा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। सरफराज से मेरी खुद भी बात हुई, उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई किया कि मैंने जाके कम से कम शाहीन को ये नहीं कहा कि आपने मुझे बाउंसर क्यों मारा। ये बताया कि कहा क्या था, क्योंकि पहले कहा सरफराज ने, ये बताया कि कहा क्या था। देखिए सरफराज ने कुछ नहीं कहा, सरफराज तो यही चाह रहे थे, क्योंकि एक ओवर पहले जो हारिस रऊफ ने ओवर किया उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने जो चीज रिपोर्ट भी की कोयटा ग्लैडिएटर ने कि शाहीन शाह अफरीदी ने ऊंचा इनको कहा कि हारिस रऊफ को कि आप इनको बाउंसर मारें, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के भी खिलाफ है। अगर आप इस तरह ओपनली किसी के टारगेट करने को अगर आप किसी को कहें मैच के दौरान, जिसके ऊपर ये तनाज़ा शुरू हुआ, मैं एक चीज कहूंगा, आई थिंक अबूबकर आप भी इंडोर्स करेंगे कि मुझे तो एक चीज इसमें पॉजिटिव क्या लग रही है कि यहाँ पर प्रैक्टिस कर लें स्लेजिंग की, आंखें दिखाने की, थोड़ी लड़ाई झगड़े की, पर ये करें फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ जाके, इंग्लैंड के साथ जाकर भारत से जब मैच हो, चूंकि ये बॉडी लैंग्वेज अब वो भी दिखाते हैं। आप देखें ना ऑस्ट्रेलियंस का तो स्टाइल है, वो तो जब आप उनके मुल्क में जाएंगे तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आपको कोई जो है ना आपके किसी प्लेयर को कुछ ना कुछ डिस्टर्ब कर देंगे मेंटली, फिर वो चलता हुआ सिलसिला चलता जब प्रेस से निकल के आएगा ग्राउंड के अंदर, और ये सारी उनकी टैक्टिक्स का हिस्सा होते हैं। आई होप कि शाहीन और सरफराज का जो पॉजिटिव मैं इस पूरे मामले का ले रहा हूँ वो ये है कि यहाँ से सीख कर गैर मुल्की खिलाड़ियों के खिलाफ भी थोड़ा सा ज़रा, इस लीग में नहीं हमारे मेहमान हैं बट इंटरनेशनल सीरीज में थोड़ी आंखें दिखानी चाहिए, ये भी पार्ट ऑफ द गेम है। बिल्कुल जी, ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। ये यहाँ पर प्रिपरेशन कर लें, लेकिन वहाँ पे जाके इसको इम्प्लीमेंट कर लें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। गोरों के साथ ज़रा बात करते हुए होता ये है कि अगर वो कुछ बोलते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी समझ आ जाती है, लेकिन जब हम कुछ स्लेज करते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आती, जिसकी वजह से उनका रिएक्शन बहुत कम समझ आए ना आए, लेकिन उसका रिएक्शन ज़रूर आता है। शायद आशमी साहब सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। शायद भाई हर बंदा इस मामले में बात करनी ओपिनियन है कुछ, जिसको मेरा भी ख्याल है कि कभी कभी पार्ट ऑफ द गेम ये हो जाता है, और इससे पहले भी स्लेजिंग फास्ट बॉलर्स के दरमियान होती रही, लेकिन पाकिस्तान के कल्चर में सीनियर खिलाड़ियों के हवाले से रिस्पेक्ट का एलिमेंट अभी हाल में हमने देखा, जब हारिस रऊफ ने शाहिद आफरीदी के लिए किया, या बाबर आजम ने भी जब बोल्ड हुए थे तो शाहीन ने उन्हें बड़ा वहाँ जाकर जो है वो थोड़ा सा ग्रीट किया था, या ग्रीट कह लें थोड़ा सा उनको वहाँ जाकर एक तरह से अप्रिशिएट किया था कि अच्छे प्लेयर हैं पर आप आउट हो गए। बट इस मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? कोई बैकग्राउंड तो नहीं है इसका? बैकग्राउंड नहीं है कोई भी इसका, और थोड़ा सा जाहिर है ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि कोई आदमी या कोई भी एनालिस्ट या कोई भी प्लेयर ये डिमांड नहीं कर रहा कि बाउंसर पे सॉरी करना चाहिए था। बाउंसर पार्ट ऑफ द गेम है, हर फास्ट बॉलर का हथियार है। लेकिन जब से फिलिप ह्यूज का इंतकाल हुआ था बाउंसर लगने से शॉन एबट 2014 नवंबर में, उसके बाद से एक नॉर्म बन गया है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कि बॉलर की जब बाउंसर लगती है बैट्समैन को तो या तो हाथ के इशारे से पूछता है कि आर यू ओके, या करीब जाकर पूछता है आर यू ओके। और अक्सर ऐसा होता है कि इम्पैक्ट शाहीन ने कल ऐसा नहीं किया, शायद भाई शाहीन ने ऐसा नहीं किया, उनको करना चाहिए था। इज अ वेरी नाइस चैप, अच्छा लड़का है, अच्छा खिलाड़ी है,
और इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी प्रोग्रेस कर रहा है, उसको जरूर करना चाहिए था ऐसा, इसलिए कि शायद भाई सरफराज जो है वो रन कंप्लीट करने भागे, बड़े फाइटर हैं वो भी, उन्होंने बिल्कुल जैसे ना स्टीव वाला स्टाइल दिखाया कि गेंद लग गई पर बिल्कुल भी उस चीज़ को उसका असर नहीं लिया और रन कंप्लीट करने गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शाहीन ये समझे कि ओके, बट मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, इवन सरफराज भाग कर रन कंप्लीट कर भी रहे थे, लेकिन सोहेल अख्तर हों कप्तान या शाहीन, उनको इखलाकन या जो एक रवायत है उसके मुताबिक पूछना जरूर चाहिए था। बिल्कुल, और इम्पैक्ट का अक्सर थोड़ी देर बाद पता चलता है। रन तो उन्होंने जरूर ले लिया, लेकिन उन्हें अच्छा खासा लगा था। अगर आप उस वक्त की कमेंट्री सुने तो गालिबन रमीज राजा थे, वो ये कह रहे थे देयर डेफिनेटली विल बी अ ब्रेक फॉर कंकशन टू चेक वेदर सरफराज सफर्ड कंकशन और नॉट। तो बाज़ औक़ात गेंद लगती है और इम्पैक्ट का बाद में पता चलता है, कंकशन बाद में होता है, तो ऐसा भी हो सकता था। लेकिन छोटी सी एक हल्का सा हाथ के इशारे से ही कह देते। अब सरफराज ने क्या कहा, वो मुख्तलिफ आरा आ रही है, मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा था। शाहीन शाह अफरीदी ने ये कहा मैच रेफरी के सामने, उन्होंने सॉरी डिमांड की थी। सॉरी डिमांड किस चीज़ की थी? सॉरी तो इस पे बनता ही नहीं, बाउंसर मारने पे। जो मुख्तलिफ लोग ये कह रहे हैं, ट्विटर पे भी मैं देख रहा हूँ कि सॉरी क्यों करे शाहीन शाह अफरीदी। सॉरी कोई भी डिमांड नहीं कर रहा, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट सिर्फ खैरियत पूछने की डिमांड की जाती है कि बॉलर को ये करना चाहिए था। और फिर बाकी बाद में क्या हुआ, बकौल कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो उन्होंने मैच रेफरी से कहा कि बाद में ये कहा गया कि इसको सर पर मारो, इसको सर पर मारो, ये गलत बात थी। और इसी वजह गलत बात है। अगर ऐसे जैसे आपने कहा, क्योंकि हमारी अपनी लीग है, हमारे अपने प्लेयर्स हैं, अगर मामला सिर्फ गेम के एग्रेशन की हद तक रहे तो ठीक है, बट गेंद सर, आई थिंक ये नामुनासिब ही जुमला होगा। और हमें ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर दीगर मौज़ूआत पर बात करते हैं। पुराना रिप्ले में खुशामदीद जनाब। कराची और पेशावर के कल के मैच की बात करें तो कराची ने कल, पेशावर ने 2 जो है वो नए प्लेयर्स को मौका दिया, बल्कि 3, समीन गुल भी, हजरतुल्लाह ज़दई और अबरार ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और अपनी बॉलिंग से सबको बड़ा इंप्रेस किया। इस वक्त हमारे साथ अबू धाबी से वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अबरार, बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे पहले आपको मुबारकबाद, और आते ही छा गए माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, और बस सिंपल ही था, जो प्लान दिया था कोचेस ने बड़ा सपोर्ट किया, सेमी ने, अकरम भाई ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, और इसी तरह सीनियर प्लेयरों ने जो मुझे प्लान दिया गया मैंने उसके मुताबिक बॉलिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मिली। और जिस तरह हजरत भाई ने स्टार्ट दिया, नो डाउट बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग खेली उन्होंने, तो तकरीबन 17 बॉलों पे वो 50 कर गए। और समीन गुल ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, हमें शुरू में 2 आउट करके दिए। जी, तो इस वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है अबरार, कराची में भी आप शामिल रहे और उसके बाद अब आपको जब मौका मिला तो आपने ज़बरदस्त उसका फ़ायदा उठाया। आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्रिकेट की इंस्पिरेशन, स्पेशली फास्ट बॉलर्स वगैरह ये बैट्समैन बनते हैं, स्पिनर बनने का ख्याल कैसे आया, और फिर लेग स्पिनर बनने का? स्पिनर का ख्याल तो शुरू से ही स्पिन बॉलिंग कर रहा हूँ मैं, यानी बचपन से गली मोहल्ले में ही खेलते थे, तो भाई लोगों के साथ, भाइयों के साथ तो मैं स्पिन ही करता था। तो उसके बाद टेप बॉल स्टार्ट की, उसके बाद मैंने इसी तरह बस क्रिकेट स्टार्ट कर दी। फिर मैं ये गुलबर्ग वाटर पंप वहाँ जाता था, RLCA ग्राउंड था, राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी वगैरह, वहाँ जाके प्रैक्टिस करते थे। ठीक है। वहाँ से फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट खेली, अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेली, और उसके बाद मैंने तकरीबन डिस्ट्रिक्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं रीजन से खेला, रीजन में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, वनडे का बेस्ट बॉलर बना। फिर मुझे कराची किंग ने पिक किया। उसके बाद मुझे 1 साल की इंजरी हुई, तो उसके बाद फिर यानी कमबैक करना बहुत मुश्किल हुआ। फिर कराची किंग का एक कोई टूर्नामेंट हुआ जिसकी वजह से उन्होंने मुझे दोबारा पिक किया, मगर मौका नहीं मिला। उसके बाद ये 2020 में मौका मिला मुझे ग्रेड 2 वगैरह का, उसमें मेरी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। 6 मैचों में मेरे 7 आउट हुए। और कुछ 5 4 डे हुए, उसमें भी 90। तो बड़ी माशाल्लाह आपने जैसे बताया कि बड़ी आपने ग्रास रूट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट रीजन सारा खेलते हुए यहाँ पहुँचे। तो PSL हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अबरार जहाँ आप एक मैच में परफॉर्म करते हैं तो आप हीरो हैं। तो अंदाज़ा हो गया होगा कल के मैच के बाद के परफॉर्मेंस, 3 मैचों में 3 विकेटें ली आपने, और ऑब्वियसली इंटरव्यूज़ और सारा कुछ। तो कैसा लग रहा है स्टार बनने की फीलिंग? और ये होता है ना PSL में आप एक तगड़ी परफॉर्मेंस दें और
एकदम से आपको शोहरत मिलती है, तो अंदाज़ा हो रहा होगा इसका आपको। ये बस मेरी यही कोशिश होगी कि एक मैच तगड़ा ना खेलूं, कि मेरे लिए हर मैच मेरे लिए तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि पीएसएल की परफॉर्मेंस ऐसी है जो काउंट होती है, बहुत ज्यादा काउंट हो रही है आजकल। जी जी। तो मेरी यही ख्वाहिश होगी कि मैं एक मैच ना खेलूं बल्कि हर मैच में परफॉर्म करता रहूं। यही मेरी ख्वाहिश है कि हर मैच अच्छा खेलूं। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली आपकी जब बॉलिंग देखी है, लोगों ने आपको देखा तो बड़े कम उम्र में आप ग्लासेस की वजह से कुछ लोग डैनियल विटोरी को याद कर रहे हैं कि जनाब वो ग्लासेस के साथ बॉल करते थे। कुछ लोग हैरी पॉटर की तस्वीर डाली, चूँकि वो जो उसके कैरेक्टर बड़े मशहूर हैं हीरो, वो आप वो लोग कुछ लोग उनसे भी आपको रिजेम्बलेंस कर रहे हैं। तो कुछ पढ़ा सोशल मीडिया पे आपने और कुछ अच्छा लगा ये सब जो बातें हो रही, कंपैरिजन्स हो रहे हैं, और बॉलिंग के साथ साथ ऑब्वियसली फैंस जब बनते हैं तो वो तो फिर हर चीज़ में तारीफ ढूंढ रहे होते हैं। जी, हैरी पॉटर वगैरह तो ये मुझे बहुत शुरू से ही बोलते हैं मगर मैं बॉलिंग में विटोरी तो नहीं, मैं अजिंता मेंडिस को देखा है, मुजीब जादरान को देखता हूँ बॉलिंग करते हुए, इन ऐसे बॉलर को देखता हूँ जो फिंगर बॉलर, सुनील नारायण हो गए, अजिंता मेंडिस हो गए, इनसे मैं कुछ चीजें सीखता हूँ इनकी वीडियोस वगैरह देख के। और नारायण, अजिंता मेंडिस और ये सुनील नारायण वगैरह, इनकी वीडियोस वगैरह हैरी पॉटर से तो शुरू से लोग आपको मिला रहे हैं, तो हैरी पॉटर का किरदार उसका ऑब्वियसली हीरोइक किस्म का तो अचीव करना चाहेंगे, उसी तरह हीरो बने, इसी तरह और पॉपुलर हों, तो इंस्पिरेशन लेते हैं उससे, आप अच्छा लगता है? हाँ, वो बस बचपन से थोड़ी लुक मिलती रहती है ना, तो उससे वो शुरू से, यानी दोस्त यार भी मुझे यही बोलते रहते थे हैरी पॉटर वगैरह। तो कोशिश करूंगा कि क्रिकेट का हैरी पॉटर बनूं इंशाल्लाह। तो टीममेट्स क्या कहते हैं? इंतमामुल हक ग्रेड आपके साथ हैं, अकरम भाई हैं, ऑब्वियसली वहाब रियाज बहुत अच्छे कैप्टन, कल उन्होंने सर पे आपके हाथ रखा हुआ था, बड़ा आपको वो जो है वो शाबाश दे रहे थे, तो बड़ी खूबसूरत वो तस्वीर लगी मुझे कि आपके जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो जूनियर्स को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो कितना मज़ा आया, मतलब आप जोश में भी दिखाई दिए, फिर वहाब रियाज जो है वो बड़े बच्चों की तरह आपको प्यार भी कर रहे थे और समझा रहे थे कि और अच्छी बॉलिंग करनी है, तो बड़े अच्छे खूबसूरत लम्हात थे आपको, तो आप तो खुद इसका हिस्सा हैं, आपके लिए तो आई थिंक मेमोरेबल। जी, जिस तरह हमारे 8 मैच हो गए, यानी ये मैच हमारे लिए जीतना जरूरी था, तो मेरे ऊपर भी प्रेशर था, तो वहाब भाई यही आके समझा रहे थे कि कोई मसला नहीं है, बड़े दिल से बॉल करना है, मुझे तुम पर बहुत बिलीव है, यानी नेट्स वगैरह भी वहाब भाई मुझे बोलते थे मुझे तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा है, यानी मैं आप पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ कि आप मुझे मैच विनिंग परफॉर्मेंस दोगे। तो वहाब भाई बोल रहे थे कि फिर मीटिंग भी हुई थी हमारी कि ये मैच जीतना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इन आउट वाला सिस्टम चल रहा है। चलें, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अबरार, क्योंकि मुझे आपने बताया था आपने प्रैक्टिस है, तो आई वांट कि आप प्रैक्टिस पर बिल्कुल वक्त पर जाएं। और जाते जाते जनाब कोक प्रेडिक्टर का वक्त है, क्योंकि आज मैच है दूसरा, पहला मैच जो होगा कोयटा और मुल्तान का, तो मेरे ख्याल में मुल्तान की टीम तगड़ी ज़रूर है, कोयटा के पास ऑब्वियसली फाफ डु प्लेसी नहीं होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में कोक प्रेडिक्टर है, मेरी जो प्रेडिक्शन होगी वो आज जाएगी मुल्तान सुल्तान की जानिब, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी मैच पर मज़ीद बात करने की कोशिश करेंगे, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो ब्रेक से पहले अबरार की बड़ी खूबसूरत बातें सुनी, और वकर आई थिंक बड़ा अच्छा लगा कि वो खुद कितने पॉजिटिव हैं, और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, यंगस्टर परफॉर्म करें तो यही हमारा रियल पीएसएल है। लेकिन अब आज के मैच की बात करें तो कोयटा और मुल्तान, वकर मेरे ख्याल में तो मुल्तान की टीम के पास मोमेंटम भी है, कुछ उनके पास प्लेयर भी अच्छे हैं। कोयटा के लिए पहले आंद्रे रसल, फाफ डु प्लेसी तो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गया। आई थिंक बहुत ज़्यादा बदकिस्मती रही है कोयटा की, परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं थी और फिर किस्मत भी साथ नहीं दे रही। बिल्कुल मुश्किलात तो ज़रूर आई हैं, पहले आंद्रे रसल और अब फाफ डु प्लेसी बहुत बड़े बड़े नाम थे ये, और ये इनके ऊपर इन्हिसार किया जा रहा था अबू धाबी लेग के कि ये कोयटा यूनाइटेड की तरफ से परफॉर्म करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लास्ट मैच इन्होंने लाहौर कलंदर के खिलाफ जीता है उसने इनका कॉन्फिडेंस ज़रूर अप किया होगा, ख़ास तौर पर शनवारी ने, उस्मान शनवारी ने इस तरह बॉलिंग की। बॉलिंग साइड से अगर देखें, हसनैन थोड़े आउट ऑफ कलर ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, वो उस तरीके से इम्पैक्टफुल दिखाई नहीं दिए। लेकिन अगर बैटिंग की बात करें तो लास्ट मैच में उन्होंने वेदर हॉल्ट को ओपनर कराया था, तो ओपनिंग में उन्होंने आके बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड भी दिया, और उसके बाद हमने देखा कि आज़म खान की छोटी सी इनिंग और फिर सरफराज की छोटी सी इनिंग ने कोयटा का स्कोर 160 तक पहुँचा दिया।
तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर कोयटा इन पे ओवरकम कर लेता है और जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने लाहौर कलंदर के खिलाफ दी, इस तरह की दी, तो फिर ज़रूर मुश्किल हो सकती है मुल्तान सुल्तान के लिए। उस्मान शनवारी की नॉन इंक्लूजन पे मैं भी हैरान था, और पाकिस्तान टीम की तरफ भी देखें अबू बकर, तो मुझे लगता है कुछ प्लेयर्स को वाकई वो डिजर्विंग अटेंशन नहीं मिलती। 17 मैचों में 34 विकेटें हैं उनकी ओडीआईज में, यानी कि वो अपना काम करते हैं। ही द स्ट्राइक बॉलर। उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी एक मैच मुझे याद है, साउथ अफ्रीका की मिडल ऑर्डर को पूरा उड़ा के रख दिया था। आई थिंक इट्स बेटर फॉर कोयटा ग्लेडिएटर्स के उनको लेकर आए हैं, चूँकि शनवारी बिल्कुल रन लीक कर सकते हैं, बट ही इज़ अ जेन्युइन विकेट टेकर ऑप्शन, और मुझे लगता है कि उनके आने से इस बॉलिंग को काफ़ी इस्तेकाम मिला है। देखिए, शनवारी की जो सबसे प्लस पॉइंट है ना, वो उनका इन स्विंग है, और ख़ास तौर पे जो नए बॉल के साथ वो बॉल को इन स्विंग करते हैं। एक आपने एग्जांपल दी, एक एग्जांपल मुझे याद है कि लाहौर के अंदर अगेंस्ट श्रीलंका उन्होंने बिल्कुल फ्लैट पिच के ऊपर पहले ही 3 ओवर्स के अंदर मैच खत्म कर दिया था। ऑलमोस्ट 4 या 5 आउट किए थे उस मैच के अंदर उन्होंने। तो इस तरह के बॉलर हैं कि वो अगर उनका दिन हो, जिस तरह की उनको इन स्विंग मिलती है नए बॉल से, तो वो किसी भी प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल डाल सकते हैं। थोड़ा अनफॉर्चुनेट था कि कुछ लास्ट सीज़न भी हम देखें शनवारी का अच्छा नहीं गया, डोमेस्टिक सीज़न भी शनवारी का अच्छा नहीं गया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बाउंस बैक किया, ये बहुत खुशाइन बात है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न था उनकी बॉलिंग का। जाहिद महमूद को इन्होंने चांस दिया एज अ लेग स्पिनर, लेकिन वो तो बिल्कुल ही हमें आउट ऑफ द कलर दिखाई दिए जो उनसे तो जाते जाते मेरी प्रेडिक्शन तो थोड़ी मुल्तान के साथ है, बट आपके ख्याल में क्या हो सकता है? स्कोर प्रेडिक्टर में मैंने तो मुल्तान की तरफ बात की, आपकी क्या राय? चलें, आपने अगर मुल्तान कही है तो फिर मैं कोयटा ग्लैडिएटर के साथ हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर कोयटा ग्लैडिएटर जिस तरह फाइट करके दोबारा, समझ रहा हूँ आप ये चाह रहे हैं कि फैन अट्रैक्शन बरकरार रहे, कि जो कोयटा अगर आज जीतता है तो फिर ये रेस जो है वो आगे लंबी होगी। अबू बकर बहुत रेस बरकरार रहेगी। बिल्कुल, तो यही आज के मैच की खूबसूरती है कि आज का मैच जीतता है तो फिर भी वो रेस में है, बट अगर आज का मैच हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो ये है अब जनाब डू और डाई सिचुएशन फॉर कोयटा। तो मुझे उम्मीद है कि जितने अभी तक पीएसएल के तगड़े मैचेस हुए, ये मैच भी बड़ा मज़ेदार होगा। कल लाहौर कराची का दूसरा मैच है, पेशावर और इस्लामाबाद खेल रहा है कल पहला मैच। तो कल इंशाल्लाह पुरान में दोनों मैचेस से बात करेंगे। पुरान रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।